पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो किस तरीके से कैसे शासन यहाँ पर संचालित हुए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से आज। तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास किस तरीके से हुआ, आइए हम सब देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में राजनीति जो है, इसके तहत हम लोग जो है सो देख रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र सामने आए, एक भारत और एक पाकिस्तान। और ऐसा विभाजन हुआ कि ब्रिटिश इंडिया को भारत पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया और अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींची गई। और यह सीमा रेखा के चलते मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत लेकर के सामने आया और इसने यह बात अपनी बात पर अड़ गया कि जब तक पाकिस्तान रूपी एक नए राष्ट्र का सृजन नहीं किया जाएगा, हम किसी भी सभा संगठन वगैरह में भाग नहीं लेने वाले हैं। तो ये सब ज़बरदस्ती तरीके से जो काम किया गया जिन्ना के द्वारा, और मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की गई थी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। और केवल कांग्रेस ही नहीं, अपितु बहुत सारे ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो नेता थे जो देश के साथ लगाव करते थे, वे देश के विभाजन के पक्ष में कतई नहीं थे और इस विभाजन को हमेशा विरोध की नज़र से ही देखा करते थे। और इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। बहरहाल 1940 के डिकेड में राजनीतिक मोर्चे पर कई सारे बदलाव वहाँ पर देखने को मिले थे, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई और विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हुआ। फैसला यह कि अब जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, पर फैसला करना और अमल में लाना इतना और कठिन था क्योंकि यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया जाएगा और इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। तो उस तरीके से जो आप वर्तमान में पाकिस्तान को देखते हैं वह पाकिस्तान का क्षेत्र दिया गया और जो वर्तमान में बांग्लादेश देखते हैं, बांग्लादेश के क्षेत्र को भी पाकिस्तान के हाथों में सौंपा गया। तो इस तरह से पाकिस्तान के दो भाग हो गए, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। साथियों, यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन बाद में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह था कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक में हों, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक में हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका था पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। ऐसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान होगा। और इस तरह से दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार भी नहीं थे, क्योंकि वे नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान भारत छोड़ करके। और इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में की गई थी। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी के थे। तो ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह था कि आज़ादी के दिन तक अपने लोगों को यह नहीं पता था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ और यह विभाजन इतना बड़ा खतरनाक हुआ कि आप देख ही रहे हैं कि इस समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे
अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। किसकी थी? अल्पसंख्यकों की ही थी। और सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल में भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुस्लिम की एक बड़ी आबादी रहती थी। ये सब लोग एक तरह से सांसत में थे और इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए और जिस ज़मीन पे वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसा कि यह बात साफ हुआ कि देश का बंटवारा होने वाला है और वैसा ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने लगेगी। यह घटना उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं, तुरंत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बड़ी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। और कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा, कुछ समय के अंदर ही करना पड़ा। विभाजन के परिणाम क्या हुए? तो 1947 में जो विभाजन हुआ वह विभाजन का परिणाम यह हुआ कि यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था और मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा स्थानांतरणों में से कोई भी यह ऐसा नहीं था जो धर्म के नाम पर एक समुदाय धर्म के समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा जाए। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू व मुस्लिम सिख आबादी थी, इन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब कि आने जाने लगे और दोनों तरफ लोग अपना अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था वह अब समाप्त हो गया। वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव करने लगा। लोगों के बीच सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और उन्हें ऐसा हर हाल करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की और सीमा के दो और हज़ारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया जाता था और अगवा करने के बाद उन्हें जबरन शादी करनी पड़ती थी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने ही कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए और जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आबादी का मतलब था कि महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी कटता चले। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माता ने अपने उपन्यास, कथा, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इसे मार काट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्त किया गया है और विभाजन की जो विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया है जो इस विपत्ति में हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये सबों के लिए बंटवारे का मतलब था कि दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देवनागरी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय, वे अब तक अलग पड़ोसियों की भांति आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। तो साथियों,
आज तक आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से विवाद उत्पन्न प्रारंभ हो गया था। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे साथियों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में जो हम लोग